राइफल, रॉकेट लॉन्चर, मैनपेड, मिलिट्री व्हीकल्स। चाइना ने बांग्लादेश को हथियारों से पाटा है। और अब पाकिस्तान को लेकर क्या कह रहा है? जाफर एक्सप्रेस में हुए हमले के बाद क्या बात हो रही है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन ने बांग्लादेश को बड़े पैमाने पर हथियार दिए हैं। इनमें अधिकतर हथियार बांग्लादेश की भौगोलिक जरूरतों के हिसाब से दिए गए हैं। इन हथियारों का एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट होने के बाद मिला है। कहा जा रहा है चीन ने बांग्लादेश को हथियारों के अलावा कई मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर की है। चीन की कोशिश बांग्लादेश को सैन्य रूप से इतना सक्षम बनाने की है ताकि वो भारत के लिए सीमा पर परेशानी खड़ा कर सके। बांग्लादेश में चीन की राष्ट्रीय छवि शीर्षक से शोध पत्र मंगलवार को प्रकाशित हुआ। ढाका विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर का कहना है कि ये सब बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की चीन यात्रा के कुछ सप्ताह पहले हुआ है। यदि सब कुछ योजना के अनुसार चला तो यूनुस 26 मार्च को चीन का दौरा करेंगे। उनका 28 मार्च चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलने का कार्यक्रम है। शोध पत्र में कहा गया कि बीजिंग में बांग्लादेश आयुध कारखानों और बांग्लादेश मशीन टूल्स फैक्ट्री लिमिटेड को राइफल, रॉकेट लॉन्चर, मैनपेड, लाइट यूटिलिटी व्हीकल आदि जैसे छोटे मध्यम आकार के हथियारों के लिए तकनीक हस्तांतरित करने की है, जो घरेलू रक्षा औद्योगिक आधार बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। साल 2012 में चीन की सहायता से बांग्लादेश नौसेना ने खुलना शिपयार्ड लिमिटेड में निर्मित पहला घरेलू निर्मित गश्ती पोत भी बेड़े में शामिल किया है। इसमें कहा गया कि अगस्त में सत्ता परिवर्तन के बाद भी दोनों देशों के बीच में संबंधों में कोई बदलाव नहीं आया। इसमें उल्लेख किया गया कि अक्टूबर में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी ने अपने 2 युद्धपोतों को सद्भावना यात्रा के लिए चटगांव बंदरगाह भेजा था। रिपोर्ट में कहा गया कि यह ढाका में सत्ता परिवर्तन के बावजूद संबंधों में बने रहने का प्रतीक है। अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद किसी विदेशी नौसैनिक पोत की पहली यात्रा थी। इसमें कहा गया कि अंतरिम सरकार ने चीन के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। ये भी कहा गया कि अक्टूबर में ढाका में एक सेमिनार में विदेशी मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग जारी रखने की सरकार की इच्छा पर जोर दिया। इस बात की पुष्टि करते हुए कि बांग्लादेश चीन के साथ अधिक रक्षा सहयोग चाहता है और रक्षा सहयोग को द्विपक्षीय संबंधों तक एक अनिवार्य घटक माना गया है। पेपर में कहा गया कि साल 2002 में दोनों देशों ने सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा उत्पादन सहित रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इसमें कहा गया कि इसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा संबंध महत्वपूर्ण मील के पत्थर पर पहुंच गए हैं। पेपर में कहा गया कि इस समझौते ने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को संस्थागत बनाने में मदद की, न कि खंडित दृष्टिकोण को अपनाने में। रिसर्च पेपर में लिखा है कि साल 2014 में दोनों देशों ने सैन्य सहयोग पर 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिनमें से एक समझौता ये था कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी बांग्लादेश सशस्त्र बलों को सैन्य सहायता देगी, मुफ्त प्रशिक्षण देगी, आपूर्ति देगी। एक अन्य समझौते में कहा गया कि पीएलए बांग्लादेश यूनिवर्सिटी ऑफ प्रोफेशनल्स में एक भाषा प्रयोगशाला स्थापित करने में बांग्लादेश की मदद करेगी। मई 2024 में दोनों देशों ने एक ऐतिहासिक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया, जिससे उनके घनिष्ठ रक्षा संबंधों की पुष्टि की। रक्षा सहयोग बांग्लादेश और चीन के बीच द्विपक्षीय सहयोग की मुख्य नींव में से एक है। 1975 में औपचारिक संबंधों की स्थापना के बाद से यह द्विपक्षीय संबंधों की सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकता में से एक रहा है, जो देखने को मिला है। बांग्लादेश ने चीन से करीब $2.5 बिलियन के हथियार खरीदे हैं और अब ये लगातार समझौता जारी ही है। यूनुस की यात्रा ये बता रही है कि वो चाइना से इस मामले में मदद भी चाह रहा है। वहीं बात करें जाफर एक्सप्रेस की, तो यहाँ पर जो घटना हुई है, इस घटना के बाद शहबाज शरीफ ने कहा कि हमने यहाँ पर इनको समझा दिया है और हमने अपनी ताकत बतला दी है। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि अलग अलग रिपोर्टें आ रही हैं। 11 मार्च 2025 को बलूचिस्तान प्रांत में जफर एक्सप्रेस ट्रेन पर आतंकवादियों ने हमला किया, जिसमें यात्रियों को बंधक बनाया गया। बलूच लिबरेशन आर्मी ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ले ली। चीन ने इस घटना की निंदा की और कहा कि वो पाकिस्तान के साथ आतंकवाद विरोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए तैयार है। जफर एक्सप्रेस
एक्सप्रेस क्वेटा से पेशावर जा रही थी, जिसमें लगभग 400 यात्री सवार थे। आतंकवादियों ने ट्रैक को उड़ा दिया और गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे ट्रेन डिरेल हो गई। बीएलए ने दावा किया कि उन्होंने 100 से अधिक यात्रियों को बंधक बनाया है, जिसमें सुरक्षा कर्मी भी शामिल है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पाकिस्तानी सेना ने 12 मार्च 2025 की शाम तक सभी 33 आतंकियों को मार गिराया है, 300 से अधिक बंधकों को मुक्त कराया है। इस दौरान 21 यात्री और 4 सुरक्षा कर्मी मारे गए हैं। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा है कि हम इस आतंकी हमले की निंदा करते हैं और आतंकवाद के हर रूप का विरोध करते हैं। पाकिस्तान अब ये चाह रहे हैं कि हम सेना की मदद करें और यहाँ सेना की मदद करने के लिए आगे भी बढ़ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी। कहा जा रहा है 1923 की पेकिंग एक्सप्रेस हाईजैकिंग का जिक्र सामने आ रहा है। 6 मई 1923 को चीन में शेंडोंग प्रांत के लिंगचिंग इलाके में डाकुओं ने पेकिंग एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। ये एक लग्जरी ट्रेन थी जो पेकिंग से तियानजिन जा रही थी। डाकुओं ने रेलवे ट्रैक को उखाड़ दिया, जिससे ट्रेन डिरेल हो गई। उन्होंने 300 यात्रियों को बंधक बना लिया, जिसमें कई अमीर चीनी और पश्चिमी लोग थे, जैसे अमेरिका, ब्रिटिश, फ्रांसीसी नागरिक। डाकुओं ने फिरौती की मांग की। कुछ को रिहा करने के लिए 50,000 मैक्सिकन डॉलर उस समय मांगे गए। बंधकों को पहाड़ी इलाकों में ले जाया गया, कई हफ्तों तक रखा गया। 6 हफ्तों के बाद 14 जून 1923 को अधिकांश बंधकों को रिहा कर दिया गया। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां बटोरी और इसे लिंचिंग की घटना का नाम दिया गया। इससे चीन ने उस समय की अस्थिरता को उजागर किया, क्योंकि यह गृह युद्ध और डाकुओं के प्रभाव का दौर था। दोनों घटनाओं में ट्रेन को डिरेल करने के लिए ट्रेन को उड़ा दिया गया और यात्रियों को बंधक बनाया गया। साल 2023 में डाकुओं ने फिरौती मांगी, जबकि 2025 में पीएलए ने कैदियों की रिहाई की मांग की। दोनों घटनाएं उस क्षेत्र की अस्थिरता को दिखलाता है। 1923 में चीन में गृह युद्ध। अब ये विद्रोह तो बहुत पुराना चल रहा है। हालांकि बहुत सारी ऐसी भी खबरें आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि अभी भी बहुत सारे बंधक हैं जो बनाए जा चुके हैं और अभी भी हैं ये। और ये जो सब कुछ हो रहा है, इसके बाद पाकिस्तान ने ये कहना शुरू कर दिया है कि भाई मामला खत्म हो गया, हमने सारा कुछ यहाँ पर लौटा लिया है, छुड़वा लिया है लोगों को, इसलिए कोई अब दिक्कत वाली बात नहीं है। जबकि माना जा रहा है कि पाकिस्तान की आदत है। खैर, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अभी भी पाकिस्तान में ये मामला पूरी तरीके से हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और इस पूरी घटना के बाद सवाल ये उठता है कि क्या बलूचिस्तान सुरक्षित रहेगा या फिर आखिरकार पाकिस्तान से बलूचिस्तान अलग होगा, क्योंकि स्थिरता यहाँ दिख नहीं रही है। जो यहाँ पर स्टेशन है वो स्टेशन भी लगता है जैसे काफी पुराना और बाबा आदम के जमाने का है, जिसको लेकर कुछ खास काम हुआ नहीं है। और यही हाल कमोबेश पूरे पाकिस्तान का है। आपको क्या लगता है, क्या बलूचिस्तान को लेकर ये आगे कुछ कर पाएंगे या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।